हेलो नमस्कार आदाब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। वैसे तो प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध चला आ रहा था, जो जल और स्थल दोनों माध्यमों से हुआ करता था। भारत के हस्तकौशल, भारत के मसाले, भारत के कपड़े इत्यादि हीरे जवाहरात बहुत ही डिमांड यूरोप देशों में हुआ करती थी। इसको देखते हुए भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार हुआ करता था और भारत की वस्तुएं यूरोप निर्यात हुआ करती थी और भारत को अपार संपत्ति प्राप्त हुआ करती थी। दोस्तों, इसके दो महत्वपूर्ण मार्ग थे। पहला मार्ग वो था यूरोप से तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान होते हुए भारत। और दूसरा मार्ग था तुर्की से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से चाइना और फिर बर्मा, फिर भारत। पहले मार्ग पर इस तरीके से कि अरब वासियों का वर्चस्व था। अरब वासी यूरोप वासियों को अपना प्रतिद्वंदी समझते थे और दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती थी। कभी कभी अरबवासी उनके व्यापार में अड़चन पैदा करते थे, रुकावट पैदा करते थे। लेकिन दूसरे मार्ग जो चाइना के सिल्क रोड से हुआ करता था, वो बहुत ही लंबा, दुर्लभ और कठिनाई से भरा पड़ा था। और बहरहाल दोनों के बीच इतनी सब कठिनाई होते हुए, चूंकि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत की वस्तुएं पूरी दुनिया में फेमस थी, इसलिए ये व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ करता था। अब देखिए 1453 ईस्वी का वक्त आया जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और यूरोप वासियों का व्यापार का जो महत्वपूर्ण मार्ग था कुस्तुनतुनिया, ये से तुर्की से ईरान, अफगानिस्तान, भारत, इस मार्ग पर रुकावट पैदा कर दिया। तुर्कों ने पूरी तरीके से इस मार्ग को बंद कर दिया। अब यूरोप वासियों के जो व्यापारी थे उनको इस बात की चिंता होने लगी कि अब क्या किया जाए, अब किस माध्यम से, किस मार्गों से हम भारत की तरफ, पूर्व की तरफ व्यापार करें। इसके लिए पुर्तगाली लोग बहुत ही कुशल और निपुण नाविक हुआ करते थे। उनका समुद्र पर एक तरीके से साम्राज्य हुआ करता था। कुछ वर्षों बाद बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण बिंदु गुड होप आंतरिक की खोज कर ली। इसके बाद जुलाई 1497 ईस्वी को 160 यात्रियों के साथ, 3 नाविक के साथ वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत की खोज करने निकल पड़ा और उसने गुड होप आंतरिक से होता हुआ भारत के केरल के कालीकट पहुंच गया और जहां पर वहां के स्थानीय राजा जमोरिन थे, उनका भरपूर स्वागत किया। और इस तरीके से अब भारत और यूरोपीय देशों के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज हो गई। भारत के जो मसाले थे, जो वास्को डी गामा वापस यूरोप पहुंचा, तो यहाँ के जो मसाले लिख गया था उसको लाभ प्राप्त हुआ, उन लागत का 60 गुना उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यूरोप वासियों के बीच अब होड़ सी लग गई व्यापार करने की। और भारत में सबसे पहली जो कोठी पुर्तगालियों की स्थापित की गई, वो कोचीन में स्थापित की गई। 1505 ईस्वी को प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत आया और उसने भारत के हिंद महासागर पर कंट्रोल, नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा नीले पानी की नीति का अनुसरण किया। पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया
कहा जाता था। पुर्तगालियों का समुद्र पर एक तरीके से नियंत्रण था, इसलिए पुर्तगालियों ने जहाजों को परमिट देना शुरू कर दिया, अर्थात आज्ञापत्र, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। इस आज्ञापत्र के माध्यम से कोई भी जहाज पुर्तगालियों द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 ईस्वी में अपना देश पुर्तगाल लौट गया। उसके बाद एक नया पुर्तगाल वाइसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत आया और वो अब तक का सबसे ज्यादा कुशल, योग्य, निपुण होने के नाते वो पुर्तगालियों को एक मजबूत और एक सुदृढ़ उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब रहा। उसने 1510 ईस्वी को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और इस तरीके से भारत में पहला उपनिवेश जो है 1510 ईस्वी को अल्फांसो द अल्बुकर्क ने स्थापित किया। तो देखते हैं कि किस तरीके से अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में गोवा को जो है छीन कर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ले लिया और जो है भारत में पुर्तगाल को एक मजबूत उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब रहा। अल्फांसो द अल्बुकर्क को निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करना चाहता था, अपने देश को दुनिया में एक मजबूत, एक सुदृढ़ दिशा, एक सुदृढ़ स्थान प्राप्त करना चाहता था और देना चाहता था। तो इस तरीके से उसने जो है इसको मजबूत करने के लिए, अपने देश को एक नई ताकत देने के लिए उसने भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, चूंकि वो ईसाई धर्म का अनुयायी था, इसलिए भारत में उसने ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। और देखते हैं कि अन्य जो है दूसरे अन्य पुर्तगाली समय समय पे भारत आए और इस तरीके से जो है तब भारत के तमाम साम्राज्यों से, तमाम राज्यों के शासकों से उसने मुलाकात किया। कुछ जो है पुर्तगाली यात्रियों के नाम इस तरीके से हैं। 1516 और 18 में पुर्तगाली यात्री बरबोसा भारत आया। उसने विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय से मुलाकात की। दूसरा पुर्तगाली यात्री 1520 से 1522 में वो जिसका नाम डी पायस था, उसने भी विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय से मुलाकात की। 1535 से 1536 में एक पुर्तगाली यात्री नूनिच जिसका नाम था, वो विजयनगर साम्राज्य के शासकों से मुलाकात किया। एक अन्य पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक विजयनगर साम्राज्य के शासक से मुलाकात किया था। सन 1578 से 1582 एथोनी मसेरात जो एक ईसाई पादरी था, उसने मुगल साम्राज्य के शासक अकबर से मुलाकात किया था। 1608 से 1617 तक जान जुर्दा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने मुगल साम्राज्य के शासक जहांगीर से भी मुलाकात किया। तो इस तरीके से विभिन्न जो है पुर्तगाली यात्री समय समय पर भारत के शासकों से मुलाकात करते रहते थे, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करते रहते थे। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों के असफलता के मुख्य कारण क्या थे। पुर्तगालियों के असफलता के मुख्य कारण बहुत से थे, जिनमें इस प्रकार हम कह सकते हैं। पहली बात यह है कि पुर्तगालियों का शासन भ्रष्ट था। पुर्तगालियों का शासन जर्जर, भ्रष्ट और कुव्यवस्थित था। यहाँ के जो है जो कर्मचारी थे उनका वेतन बहुत कम था और वो नियमित रूप से प्राप्त भी नहीं होता था, जिसको देखते हुए वो जो है पुर्तगालियों के कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में जो है विलीन हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस जो है व्यापार प्रणाली भी जो है कुव्यवस्थित जो है दोषपूर्ण थी और इसके जो है व्यापार प्रणाली में जो है लूट खसोट, बेईमानी, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से बोलबाला था। तीसरा प्रमुख कारण जो है
पुर्तगालियों ने भारतीयों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया, जिससे जो नई संतान पैदा हुई वो आक्रमण, अशक्त, भ्रष्ट थी, जिसमें भारतीयों में रोष पैदा हो गया, भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया, जिससे कि पुर्तगाली की स्थिति कमजोर होती चली गई। अगर चौथे रीजन की बात की जाए तो पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म के अनुयायी थे, पुर्तगाली ईसाई धर्म के अनुयायी थी और वो जो है भारत में जो है लोगों को बलपूर्वक ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करने लगे, जिससे कि भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया और इस तरीके से पुर्तगालियों की नींव जो है कमजोर होती चली गई। अगर पांचवी रीजन की बात की जाए करें तो पांचवी रीजन में जो है एक जो है सीमित संसाधन। पुर्तगाली जो एक छोटा सा देश था और जो एक बड़े उपनिवेश को जो है देखभाल करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक ज्यादा संसाधन की जरूरत थी, जो पुर्तगाली पूर्ण नहीं कर सके। अगर छठवें रीजन की बात की जाए तो जिस वक्त जो है पुर्तगाली भारत में आए तो उस वक्त तो भारत में जो है एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी, भारत जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, लेकिन आगे चल के मुगल साम्राज्य जैसा विस्तार वाला जो है साम्राज्य स्थापित हुआ, जिससे कि जो है पुर्तगालियों की स्थिति कमजोर होती गई। अगर आठवें रीजन की बात की जाए प्रतिद्वंदिता जो है यूरोपवासी जो के देश बहुत से वहां के अलग अलग देशों की कंपनियां भारत में स्थापित होती गई, जैसे अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, जिससे कि पुर्तगाली उसका जो है सामना नहीं कर सके और उसकी स्थिति कमजोर होती चली गई। अगर नौवीं बात करें तो जो है 1580 ईस्वी में पुर्तगालियों का जो देश को जो है स्पेन में विलय कर लिया गया, जिससे कि स्पेन वासी पूर्व की तरफ ध्यान न दे के यानी भारत के उपनिवेश पे ध्यान नहीं दिया, जिससे कि यहाँ की स्थिति जो है पुर्तगालियों की कमजोर होती चली गई। अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों की क्या देन थी भारत में। भारत में पुर्तगालियों की पहली देन ये थी कि उसने भारत में तंबाकू की खेती करना शुरू किया। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पुर्तगालियों ने किया, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया था। क्योंकि पुर्तगाली ईसाई धर्म के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने भारत में सबसे पहले